नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना का कहर जारी है, इससे जंग भी जारी है, लेकिन ये हमें समझना है कि एक महामारी है और इससे निपटने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम कोरोना नियमों का पालन करें। सबसे पहले हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, बार बार हाथ साफ करें और सबसे अहम, हम मास्क लगाकर जरूर रखें। न्यूज़ 18 ने तो बाकायदा इसके लिए एक मुहिम भी छेड़ रखी है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क ही इस समय हमारा सबसे बड़ा हथियार है। ये मास्क आप तब तक ना उतारें जब तक आप ये तय ना कर लें कि दूसरों से बिल्कुल अलग हैं आप भी और लोग भी आपसे सुरक्षित हैं। ये मास्क हमारा इस वक्त का सबसे बड़ा हथियार है। एक बेहद अहम खबर इस वक्त की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने कोविड सेंटर का दौरा किया और अधिकारियों से भी हालात पर चर्चा की है। उन्होंने गांव में बढ़ रहे संक्रमण पर चिंता जताई है। गांव-गांव जाकर टेस्टिंग के आदेश भी दिए। साथ ही बीमार लोगों को मेडिकल किट देने के भी निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए। सीएम योगी ने ब्लैक फंगस से निपटने के लिए भी ट्रेनिंग शुरू करने की जानकारी दी है। साथ ही साथ प्रदेश में तेजी से वैक्सीनेशन का भी भरोसा दिया गया। गांव में कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़े हैं या बढ़ रहे हैं, बढ़ सकते हैं। हम लोगों ने इसकी भी एक व्यापक रणनीति 2 मई से ही प्रारंभ कर दी थी। हमारी निगरानी समिति हर ग्राम पंचायत में है। 97,000 राजस्व गांवों को केंद्र में रख करके निगरानी समिति स्क्रीनिंग का कार्य कर रही है। पेशेंट को वहां पर कोविड पॉजिटिव को जो लक्षण युक्त हैं या संदिग्ध हैं, उन सभी को मेडिसिन किट उपलब्ध करवाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि तीसरी लहर में बच्चों के लिए जो कहा जा रहा है, उसके लिए सरकार ने पहले ही तैयारी कर ली है। सीएम योगी ने दावा किया कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए सरकार ने 5 मई से ही तैयारी शुरू कर दी थी और इन तैयारियों की वजह से ही कोरोना के अब केस कम हो रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि गांव में कोरोना से निपटने के लिए खास तैयारी इंतजाम किए गए हैं। योगी के मुताबिक 58,000 ग्राम पंचायतों में टीमें मुस्तैद कर दी गई है और वो काम कर रही हैं। इसके अलावा गांव की पंचायत में वैक्सीन की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुताबिक ब्लैक फंगस से निपटने की भी पूरी तैयारी है और इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है। कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पुदुचेरी के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इन राज्यों के हालात पर जानकारी ली और सभी मुख्यमंत्रियों को हर संभव मदद का पूरा भरोसा भी दिया। ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बाद अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने छोटे शहरों, ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के लिए नया दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के मुताबिक कोविड केयर सेंटर में 30 बेड का इंतजाम होना जरूरी है। साथ ही साथ इन कोविड केयर सेंटर को प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी सेंटर, इनकी निगरानी में रखने के आदेश दिए गए, जबकि इस तरह के सेंटर स्कूल, कम्युनिटी हॉल, बारात घर या फिर पंचायत भवन में बनाने का सुझाव भी दिया गया है। इन कोविड सेंटर में एक बेड से दूसरे बेड के बीच 1 मीटर की कम से कम दूरी रखने और अच्छे वेंटिलेशन रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन जगहों पर विस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और उसमें ऑक्सीजन की सुविधा रखने के भी निर्देश दिए हैं। देश में कोरोना के नए मामलों में पिछले 3 दिन से लगातार गिरावट देखी जा रही है, लेकिन मरीजों की मौत का सिलसिला भी थमता नजर नहीं आ रहा है। देश में एक दिन में कोरोना के 3,11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जो कल के मुकाबले करीब 15,000 केस कम हैं। लेकिन मौत का आंकड़ा फिर 4,000 के पार पहुंच गया। एक दिन में कोरोना से 4,077 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि एक दिन में अब कोरोना पॉजिटिव होने वालों से लेकर सुधरने वालों की संख्या अब भी ज्यादा है। 3,62,000 लोग इससे ठीक भी हुए 24 घंटे में। अब देश में कोरोना के एक्टिव मरीज 36,18,000 से ज्यादा हैं। एक दिन में पॉजिटिविटी रेट 16.97% है। पिछले 24 घंटे में देश में 17,33,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज भी दी गई।
पहले के मुकाबले कोरोना के हालात में अब सुधार के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन हफ्ते भर के लिए और बढ़ा दिया है। यानी अब राजधानी में अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान पहले की तरह ही पाबंदियां लगातार जारी भी रहेगी, जबकि दूसरी जरूरी काम से बाहर निकलने वाले लोगों को पहले की तरह ढील भी दी जाएगी। लॉकडाउन कल सुबह 5 बजे तक के लिए था। उसको देखते हुए जो अभी रिकवरी हो रही है दिल्ली के अंदर, काफ़ी अच्छे स्तर पे रिकवरी हो रही है। कोरोना काफ़ी तेज़ी के साथ कम हो रहा है, लेकिन जो गेन्स हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में किए, हम नहीं चाहते कि वो एकदम से ख़त्म हो। तो अभी 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को हम और बढ़ाने जा रहे हैं। तो कल की बजाय अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोरोना से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए मदद भेजी है। नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों के लिए 17 एम्बुलेंस भेजी, जबकि 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ साथ 4 लाख मास्क और सैनिटाइजर भी भेजे गए। इन एम्बुलेंस के जरिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लोगों की मदद की कोशिश की गई है। जेपी नड्डा ने दावा किया कि बीजेपी के लाखों कार्यकर्ता इस मुश्किल वक्त में भी लोगों की मदद के लिए जुटे हुए हैं। इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। देश भर में कोविड के हालात को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां और तमाम सामाजिक संगठन सामने आए हैं। इसी तरीके से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास से 17 एम्बुलेंस को रवाना किया गया है हिमाचल प्रदेश के लिए, और ये एम्बुलेंस 12 जिलों में जाएंगी। और इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, मास्क हैं, सैनिटाइज़र हैं और अन्य उपकरण हैं। यह एम्बुलेंस स्थानीय प्रशासन के सहयोग में 12 जिलों में जाएंगी। और कुल मिलाकर यही प्रयास है कि किस तरीके से संकट की इस घड़ी में यहाँ लोगों का साथ दिया जाए, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं और हिमाचल से सांसद अनुराग ठाकुर के सहयोग से ये राहत सामग्री यहाँ पर भेजी जा रही है। और इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा जिसकी मांग है, वो भी है। 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं। इसके अलावा लगातार जो प्रदेश का कंट्रोल रूम है उसके संपर्क में ये एम्बुलेंसेस रहेंगी और जिस तरीके से ज़रूरत हो उस तरीके से इनका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। तो कोरोना काल में ये कोशिश है यहाँ पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से ये जताने की कि जनता की मुसीबत की इस घड़ी में वह उनके साथ हैं। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। देश में इस संक्रमण का मुकाबला सरकार कर रही है, लेकिन भारत एक अकेला देश है जहां इस संक्रमण से लड़ने में सरकार के साथ साथ समाज भी आगे आया है। लाखों संगठन अपनी अपनी ताकत और शक्ति के साथ इस संक्रमण को लड़ने में और लड़ाई लड़ने में जो आवश्यकता होती है उसमें अपना योगदान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी लाखों कार्यकर्ताओं से यही आशा रही है और इसीलिए उसी समय हम लोगों ने सेवा ही संगठन है इस मंत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता इस काम में जुटे। और हम सबको याद है कि जब फेस मास्क नहीं मिलता था, जब सैनिटाइज़र नहीं मिलता था, जब पीपीई किट्स नहीं मिलता था, उस समय हमारी महिला मोर्चा, महिला मंडल, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सब ने मिलकर करोड़ों की संख्या में मास्क बनाए और वो डिस्ट्रीब्यूट किए। देश में जारी इस महामारी का अब गांव पर भी कहर देखने को मिल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने अपना नया ठिकाना अब गांव को बना लिया है। गांव में ना तो ठीक से टेस्ट हो रहे हैं, ना पर्याप्त डॉक्टरों की और दवाओं की व्यवस्था है, और ना ही अस्पतालों में कोरोना से निपटने के इंतजाम हैं। आइसोलेशन सेंटर पर जरूरी सुविधाएं भी नहीं, और इसीलिए गांव में आजकल कोरोना का मातम पसरा हुआ है। अब आपको देश के 4 राज्यों की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लापरवाही और बदइंतजामी की वजह से कोरोना मरीजों की संख्या भी गांव में अब तेजी से बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और पंजाब के गांव में ये तस्वीरें साफ बता रही है कि कोरोना की बड़ी तेजी से तादाद बढ़ रही है, और अगर गांव में ये संकट ऐसे ही बढ़ता रहा तो तबाही बड़े पैमाने पर हो सकती है। छत्तीसगढ़ में भी शहरों के बाद अब ग्रामीण इलाकों में कोरोना का कहर दिख रहा है। इसके बाद राज्य सरकार गांवों में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ा रही है।
हालांकि टेस्ट के दौरान भी बदइंतजामी देखने को मिल रही है, जिसकी तस्वीर सरगुजा जिले से सामने आई है। सरगुजा के लखनपुर इलाके में कोरोना टेस्ट के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। इस दौरान लोग कोरोना नियमों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाते भी नजर आए। बताया गया कि जांच के दौरान गांव में बड़ी संख्या में लोगों ने कोरोना की चपेट में आने की भी पुष्टि हो रही है। हम लोग जैसे कोविड का जैसे एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, RT-PCR कर रहे हैं, तो अभी हम लोग दिन भर में करीब 150 करीब हम लोग जांच कर दे रहे हैं। और ये स्वयं से आने वाले लोग हैं तो उनको हम लोग कर रहे हैं, तो कम से कम 40 से 45% इतने लोगों का पॉजिटिव आ रहा है मतलब अभी हमारा एंटीजन टेस्ट में। अब डरेंगे तो क्या होगा, अब काम तो करना ही है। यहाँ हम लोग सभी पूरी टीम मेंबर, मैं और सभी टीम मेंबर, चिकित्सक, सभी लोगों का साथ है, एक साथ काम कर रहे हैं। डरेंगे तो काम नहीं बनेगा। हमको अपने समाज को बचाना है, हमको खुद को बचाना है। बिहार के कटिहार में भी कोरोना अपने पैर पसार चुका है। मनसाही गांव के लोगों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से कोरोना के बचाव के इंतजाम यहां नहीं किए गए। ना अस्पताल की सुविधा है, ना डॉक्टरों और दवा की। सैनिटाइजेशन की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि लोगों में भी जागरूकता का अभाव देखा जा रहा है। एक बड़ा परेशानी हो रहा है गांव में, वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठ रहा है। वैक्सीन को लेकर क्या स्थिति है पूरे इलाके में? देखिए, वैक्सीन के लेकर के अभी जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है। तो गांव में ऐसा है कि कई लोगों के पास मोबाइल नहीं है। अब कई के पास मोबाइल है तो वो नेट चलाना या ऑनलाइन से रजिस्ट्रेशन करना नहीं जानते। ऐसे में काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो बिना वैक्सीनेशन के हैं और उन्हें ये नहीं पता है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे हम वैक्सीन लेंगे, कैसे हम अपना नाम लगाएंगे। होना क्या चाहिए? जागरूकता होना चाहिए। जागरूकता होना चाहिए कि किस प्रकार से लोग अपना ऑनलाइन करा सकते हैं। इसमें सरकार की तरफ से एक पहल होना चाहिए। रवि नाम है सर। एक बड़ी चर्चा है कि अब सुदूर इलाके तक भी जो कम्युनिटी किचन की स्थिति है, आपके यहाँ क्या स्थिति है? कम्युनिटी किचन का कितना लाभ मिला है? प्रदेश से मजदूर बड़ी संख्या में आए हैं। देखिए, कम्युनिटी किचन की बात कर ले तो लोग जाते हैं खाने के लिए, लेकिन रास्ते में पुलिस बिना कुछ पूछे ही उस पर लाठी चार्ज करती है, मारने लगती है। लोग डर से खाने के लिए नहीं जा पाते हैं। तो हम चाहेंगे कि सरकार से कि एक अच्छी पहल करते हुए शहरी क्षेत्र में जैसे वो कैंप लगाए हुए खाने का, उसी तरह से वे प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक जो है ये किचन बनाया जाए, ताकि जो है जो गरीब और गाँव के लोग हैं, जो बाहर से जो युवा बेरोजगारी की वजह से जाते हैं फिर वापस आते हैं कोरोना काल में, तो उनको इसका लाभ मिल सके। इसका कहीं कोई धरातल पर लोगों को जो है सुविधा नहीं मिल पा रहा है। दिक्कत ही दिक्कत है। मनीष कुमार। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, लोग आन जान कर रहे हैं, लेकिन मास्क को लेकर कितना जागरूकता है, ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है। कोरोना से चल रही इस लंबी जंग के बीच गांव में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के कहर ने अब देश भर के लिए सिरदर्द को और ज्यादा बढ़ा दिया है। देश के कई राज्यों में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं और ग्रामीण भारत को बचाने के लिए केंद्र सरकार भी अब मुस्तैद नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांव में कोरोना की रोकथाम के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए, लेकिन इस बीच गांव में कहीं लापरवाही तो कहीं सुविधाओं की कमी ने गांव के हालात और बिगाड़ दिए हैं। गांव-गांव महामारी का वार। सुविधाओं की कमी से गांव लाचार। गांव को बचाने के लिए पीएम का एक्शन। कब सुधरेंगे लापरवाह लोग? एक जगह पर जुटी लोगों की भीड़, न चेहरे पर मास्क, न ही सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र। ये तस्वीरें एमपी के जबलपुर में कमरेता गांव की हैं, जहां लोगों में कोरोना का खौफ जरा भी नजर नहीं आता। गांव के ऐसे हालात बिहार में भी दिखे, जहां के गांव में लोग बदइंतजामी से हलकान हैं, तो कोरोना के नियमों को नहीं मानने की आदत भी उन्हीं पर भारी पड़ रही है। छपरा के कई गांव में 50 से ज्यादा एक्टिव मरीज होने और अब तक 10 लोगों की मौत होने का दावा किया गया।
यही नहीं, गांव में जांच से लेकर सैनिटाइजेशन तक नहीं होने का आरोप लगाया गया। लोगों का दावा है कि लगातार बढ़ते मामले से गांव में दहशत है, लेकिन अस्पतालों के बंद पड़े होने से समस्या और बढ़ गई है। ना तो यहाँ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, न ही यहाँ पे मास्क लोग लगा पा रहे हैं। जागरूकता का अभाव है बच्चों में, तो खासकर ज़्यादा ही बच्चों में ये जो दूसरी वेव है बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, लेकिन बच्चों में बिल्कुल जागरूकता का अभाव है। उधर पंजाब के गांव में भी हालात बुरे हैं, जहां फिरोजपुर ब्लॉक के फिरोज शाह गांव में कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसा हमला किया कि अब तक 42 लोगों की मौत होने का दावा किया गया। यही नहीं, लोगों का आरोप है कि गांव में वैक्सीनेशन की रफ्तार इतनी धीमी है कि अब तक महज 10% लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है। इन सब के बावजूद लोग लापरवाह बने हुए हैं, ना ही मास्क पहनते हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं। वैक्सीन दी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज नहीं है, बट लिटिल शॉर्टेज हैगी है वैक्सीन दी, बट स्टिल जिन्नी की सानू सप्लाई मिल रही है असी उन्नी वैक्सीनेशन दे रहे हैं। यूपी के गांव में कोरोना कहर बनकर टूटा और इंतजाम लड़खड़ाने लगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आए और हर गांव में टेस्टिंग बढ़ाने का आदेश दे दिया। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 50 बेड वाले अस्पतालों में बदलने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने वैक्सीनेशन बढ़ाने पर भी जोर दिया। देश भर के गांव में तेजी से फैल रहे कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री ने भी तुरंत एक्शन लिया और अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी कदम तुरंत उठाने के निर्देश दिए। पीएम ने गांव-गांव में टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया, जबकि ग्रामीण इलाकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के इंतजाम करने, गांव में ही कंटेनमेंट जोन बनाने, वेंटिलेटर की ट्रेनिंग दिए जाने के निर्देश भी दिए, जबकि आशा वर्कर को सक्षम बनाने की सलाह भी दी। गांव में कोरोना से हालात जिस तरह बिगड़ रहे हैं, उससे निपटने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक पूरी ताकत लगाई जा रही है, लेकिन लोगों को भी लापरवाही से बाज आना होगा, तभी कोरोना को हराया जा सकेगा। बिहार के छपरा में ग्रामीण इलाकों में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में कोरोना से लोगों की मौत भी हो रही है। इसके बावजूद गांव के लोगों का आरोप है कि वहां का अस्पताल बंद पड़ा हुआ है। गांव के लोग कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से दहशत में हैं। उनका आरोप है कि कई लोगों की मौत होने के बावजूद गांव में अब तक सैनिटाइजेशन भी नहीं करवाया गया है। मेरे गांव में लगभग 7-8 लोगों की मौत हो चुकी है पूरा पंचायत में। कोई कोविड से पॉजिटिव हो भी रहे हैं तो घर में आइसोलेट कर रहे हैं अपने आप को और लोकल डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं। नहीं, कोई सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तो कोई सुविधा नहीं आया है अभी तक। न बड़े पदाधिकारी लोग आया है स्वास्थ्य विभाग का कोई। कोरोना की वजह से पंजाब के गांव में भी हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। फिरोजपुर जिले के फिरोज शाह ब्लॉक में कोरोना की वजह से अब तक 42 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कई लोगों की तबीयत खराब अब भी बताई जा रही है। इस गांव में लोग भी लापरवाह बने दिखाई देते हैं। कोरोना नियमों पर यहां ध्यान नहीं दिया जा रहा। कई लोग तो बगैर मास्क के ही सड़कों पर घूमते नजर आते हैं, जबकि इलाके में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी काफ़ी धीमी है। बताया गया कि इलाके के गांव में अब तक केवल 5 से 10% लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है। पंजाब के अमृतसर के महावा गांव से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। परेशान लोगों को ना तो टेस्टिंग की कोई सुविधा मिल रही है और ना ही दवाओं का कोई इंतजाम। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोग पास के डिस्पेंसरी में ही इलाज करवाने के लिए मजबूर हैं। इस डिस्पेंसरी में भी ना तो ऑक्सीजन की कोई सुविधा है और ना ही साफ सफाई का कोई ख्याल रखा जा रहा है। डिस्पेंसरी में इंतजाम का अंदाज़ा तो सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। गांव के लोगों ने पास के ही घर से जैसे तैसे इस बिजली का कनेक्शन इस डिस्पेंसरी में दिलवाया। कोरोना महामारी के इस हाहाकार के बीच जिस वक्त चारों तरफ लोग आपदा में अपने लिए अवसर की तलाश में जुटे हुए हैं, उस वक्त कुछ ऐसे कोरोना योद्धा भी हैं जो जरूरतमंदों की मदद के लिए हर दम मुस्तैद नजर आ रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर सामने आई पंजाब के अमृतसर से, जहां पंजाब पुलिस ने एक लंगर शुरू किया है। इस लंगर में पुलिस के सिपाही खुद अपने हाथों से खाना बना रहे हैं ताकि कोरोना से पीड़ित मरीजों और उनके तीमारदारों की कुछ मदद की जा सके। ये बहुत जरूरी है कि गांव-गांव तक जागरूकता अभियान युद्ध स्तर पर अब चलाया जाए, क्योंकि अब बस यही एक तरीका भी बाकी रह गया है जिसके जरिए लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती है। खास बात यह है कि जिन गांवों में ऐसे दुखद हालात से सबक लिया गया है,
और समझदारी दिखाते हुए एहतियाती कदम उठा लिए गए, उन गांवों में कोरोना ना तो पैर पसार सका और ना ही कोरोना की वजह से उन गांवों में लोगों की मौत हुई। कि पहली लहर में हमें समझ में आ गया था क्या करना चाहिए गांव के लिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोगों ने एक वो प्लानिंग बनाई कि गांव में के अंदर बाहर का आदमी कोई भी नहीं आएगा। गांव के अंदर आयुष का बहुत बड़ा कैंप लगा के अपने गांव को इस महामारी से बचाया। गांव वालों ने खुद अपनी तरफ से कोरोना को बाय बाय कर दिया है। कोरोना जैसी महामारी का गांव तक पहुंचना एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि गांवों में पहले ही स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। उस पर जानलेवा महामारी को लोग कई बार सामान्य फ्लू मानकर मनमर्जी की दवाओं का सेवन कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि गांव में कोरोना की जड़ें लगातार गहरी होती जा रही हैं। लेकिन हरियाणा और मध्य प्रदेश के कुछ गांव की तरह अगर सावधानी और सुरक्षा को बरता जाए तो कोरोना पर कैसे लगाम कसी जा सकती है, ये अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हौसला हो तो मुश्किलें हार जाती हैं, हौसला हो तो चुनौतियां चित हो जाती हैं, हौसला हो तो कोरोना जैसी खतरनाक महामारी को भी रोका जा सकता है। ये तस्वीरें हरियाणा के गुरुग्राम जिले के वजीरपुर गांव की है। 4000 की आबादी वाले इस गांव की खास बात यह है कि इस गांव में अब तक कोरोना की वजह से एक भी मौत नहीं हुई है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना की पहली लहर से ही सीख लेते हुए इस गांव ने जागरूकता और सुरक्षा की वो मशाल जलाई कि उसके नतीजे अब गांव में साफ दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार अगर टीकाकरण है तो सावधानी और सतर्कता सबसे कारगर उपाय हरियाणा के वजीरपुर गांव में है, जहां पहली लहर के दौरान ली गई सावधानी ने गांव वालों की मदद दूसरी लहर में कोरोना से निपटने में। हालांकि 4000 की आबादी वाले इस गांव में 4 से 7 लोग ऐसे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण जरूर हैं, लेकिन ना तो किसी की हालत गंभीर है और ना ही कोरोना यहां अपने पांव पसार सका है। लास्ट ईयर 2020 के अंदर कोरोना आया था तो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था। हम इतने अवेयर थे कि हमने 20 मार्च को ही गांव के अंदर आयुष का बहुत बड़ा कैंप लगा के अपने गांव को इस महामारी से बचाया, और जिसका आज परिणाम है कि आज मेरा गांव इस कोरोना महामारी से बचा हुआ है। तो आज की तारीख में आपके गांव में कितने लोग संक्रमित हैं या लक्षण है उनमें? लक्षण जो तो 7 से 8 लोगों के आए थे जो माइल्डर नॉर्मल थे, जो ठीक हो चुके हैं। 1-2 केस हैं जो जुकाम और खांसी जुकाम की वजह से है, बाकी मेरे गांव में कोई केस नहीं है। और मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरा गांव के अंदर इतनी अवेयरनेस है कि मेरा गांव इस कोरोना महामारी से बचा हुआ है। दरअसल कोरोना की पहली लहर के दौरान ही गांव वालों ने गांव के हर छोर पर बैरिकेडिंग कर दी थी ताकि बाहर से आने जाने वाले पर नजर रखी जा सके। ये बैरिकेडिंग अभी भी जारी है। पिछली दफा से लग रहा है जी बैरिकेड। यहाँ से जो भी कोई आता है बाहर का उसको चेक करके यहाँ से जब भीतर एंट्री होती है जी, सब्जी वाले आते हैं जी, टेम्पो वाले आते हैं, बिक्री वाले आते हैं घने, उनको चेक करके जब भीतर एंट्री होती है जी उनकी जी। तो और जैसे कोई अनजान लोग हुआ तो उनको कैसे आने जाने देते हैं, क्या बोल के जाते? अनजान आदमी को जल्दी से नहीं जाने देते जी, उसको चेक करके जब जाया जाएगा जो वहाँ से सरपंच साहब आते हैं वो चेक करवाएंगे जी, उसको जब भीतर जाने देंगे जी। गांव के लोगों का दावा है कि यहाँ किसी भी अनजान को आने जाने की इजाजत नहीं है। अगर कोई गांव आना भी चाहता है तो उसकी पूरी जांच की जाती है। इतना ही नहीं, लोगों की जरूरत का सामान भी गांव के भीतर ही व्यवस्थित किया गया है। गांव के लोगों को बाहर जाने की जरूरत न पड़े। देखने को मिला कि पहली लहर में हमें समझ में आ गया था क्या करना चाहिए गांव के लिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे गांव में जो गांव के लोग जो समझदार है सारे, उन्होंने मिलकर एक सुझाव दिया गांव को भी, और सब लोगों ने एक वो प्लानिंग बनाई कि गांव में के अंदर बाहर का आदमी कोई भी नहीं आएगा। सब्जी वगैरह जो भी है
हमारे गांव की तरफ से, सरपंच की तरफ से, गांव की तरफ से मिलके गांव के अंदर ही सब चीज उपलब्ध करा दी। लेकिन दूसरी लहर के दौरान ये किया था, ये तो पहली लहर के दौरान किया था। तो उससे क्या हुआ, अब दूसरी लहर में भी हमने सेम प्रोसीजर है हमारा, और हमारे गांव के लोग अवेयर है इस चीज के लिए। और सबसे खुशकिस्मती वाली बात यह है कि हमारे गांव में कोई भी ऐसा केस ऐसा नहीं है जो कि सेंसिटिव केस हो, जिससे हमें हॉस्पिटल भागना पड़े। अगर मान लो 2-4 केस है भी तो माइल्ड केस हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। कोई तो वजह होगी, आप लोगों ने बैरिकेड भी लगाया है। बैरिकेड इसलिए लगाए हैं क्योंकि बाहर का आदमी, कोई भी व्यक्ति है, वो अंदर ना प्रवेश कर सके। अगर प्रवेश करे तो उसकी पहले जांच हो कि भाई कोरोना पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है वो। इससे क्या है, हमारे गांव के जो लोग रहते हैं उनकी भी सुविधा होती है। हमें कोई भी बाहर का व्यक्ति आए, सब्जी बेचने वाले आ गया, कोई और वैसे आ गया, हमारे गाँव के जो लोग हैं बाहर इतने जाते नहीं है, क्योंकि सारी व्यवस्था गाँव ने अंदर ही कर रखी है। इतना ही नहीं, कोरोना काल की तमाम गाइडलाइन का इस गांव में पालन किया जाता है। गांव के लोग न सिर्फ मास्क का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि हैंड सैनिटाइजर को भी इन लोगों ने अपनी रोजाना की जरूरत में शामिल कर लिया है। इसके अलावा वैक्सीनेशन अभियान में भी यह गांव बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। ये बताइए, टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, तो गांव में टीकाकरण की शुरुआत हुई है? टीकाकरण की शुरुआत हो गई है और गांव जो है सब आदमी खुशी खुशी टीका लगवा रहे हैं। कोई आदमी इस चीज में कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि कोरोना का गांव तक पहुंचना किसी बड़े खतरे को न्योता देने जैसा है, लेकिन लापरवाहियों ने कोरोना को गांव तक पहुंचने का मौका दे दिया, जिसकी डराने वाली तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के एक गांव ने भी इस मामले में अलग ही मिसाल कायम की है। ये भोपाल का परवलिया गांव है। शहर से इस गांव की जड़ें भले ही महज 25 किलोमीटर दूरी पर हों, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ अब एक भी कोरोना का नया मरीज नहीं है। हिंदुस्तान की बड़ी आबादी गांव में रहती है और अगर कोरोना गांव की तरफ बढ़ा है तो ये खतरे का एक बड़ा संकेत है। और अगर इस कोरोना से बचना है तो कुछ सीखना है तो परवलिया गांव से सीखिए। कोरोना से बचने के लिए सरकार से ज्यादा इन गांव वालों ने खुद अपनी तरफ से कोरोना को बाय बाय कर दिया है। ऐसा नहीं है कि परवलिया गांव पर कोरोना का कहर नहीं टूटा। महज 2 महीने पहले की बात है जब इस ग्राम पंचायत में कोरोना के 27 मरीज हुआ करते थे, लेकिन गांव के लोगों ने मिलकर ऐसा चमत्कार किया कि अब यहां कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा गांव वालों ने क्या किया कि कोरोना को दोबारा सिर उठाने का यहां मौका नहीं मिला। गांव की आबादी करीब 5500 है। गांव वालों ने जैसे ही कोरोना के खतरे को आते देखा, फौरन मिलकर क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। अगर कोई शख्स कोरोना से पीड़ित हुआ तो उसने न सिर्फ खुद को आइसोलेट किया, बल्कि कोरोना काल की तमाम गाइडलाइंस का पालन किया। कोरोना से ठीक होने के बाद जब मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसके बाद भी उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। इसके अलावा गांव के तमाम लोग न सिर्फ मास्क पहन रहे हैं, बल्कि प्रशासन के निर्देशों के मुताबिक बिना वजह अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। हम इस पंचायत भवन है जिससे गांव वालों ने एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया। देखिए, क्वारंटाइन सेंटर पंचायत भवन बन गया, लेकिन बड़ी अजीब बात है, गांव वालों का इतना अच्छा मैनेजमेंट था, इतना अच्छा प्रबंधन था कि इस क्वारंटाइन सेंटर में एक भी कोरोना मरीज को लाने की नौबत नहीं आई, क्योंकि गांव वाले के जो तमाम जो लोग थे वो अगर कुछ होता था तो खुद ही अपने घरों में अच्छे से क्वारंटाइन हो जाते थे। देखिए, पूरा यहाँ किट रखी हुई है, सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं, मास्क रखे हैं, सैनिटाइजर रखे हैं, ऑक्सीमीटर रखा है। खास बात ये भी रही कि प्रशासन के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। थाना प्रभारी गिरीश त्रिपाठी दिन में 2 बार न सिर्फ गांव का राउंड लगाते हैं, बल्कि लोगों से कोरोना काल के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी करते हैं। पुलिस भी पूरी तरह से मदद करती है और पूरे समय शहर जो गांव है उसमें कम से कम 3-4 मरतबा इस तरह गाड़ी जाती है और इस तरह से जाकर लोगों को आगाह करते हैं, लोगों के बीच में ये आप अनाउंसमेंट करते हैं लगातार। तो इसका आपको लोगों से उतना, जैसे कहते हैं, रिस्पॉन्स मिलता है? जी बिल्कुल, यहाँ परवलिया में लोगों ने डिसिप्लिन का पालन किया है और कई दिनों तक तो गांव वालों ने खुद ही
जनता कर्फ्यू का ऐलान करके और 4-5 दिन के लिए खुद ही बंद कर दिया था सब कुछ। हमको ज़्यादा कहना नहीं पड़ा लोगों को, यहाँ लोग जागरूक हैं और बात सुनते हैं और इसी कारण से यहाँ केस भी कम हैं और अब लगातार केस घट भी रहे हैं। यहाँ की जनता ने भी प्रशासन का पूरा सहयोग किया। अभी तक तो सभी सुरक्षित हैं। कैसे रह पाए सुरक्षित आप लोग? हम लोगों ने क्या घर में रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा जो है फॉलो की है चीज़ें और बाहर नहीं निकले हैं। और जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, हमारे जो लोकल सरपंच की पंचायत से जो गाइडलाइंस हमें मिली है हमने उसका पालन किया है और बाकी जो भी प्रिकॉशंस इसमें बताए गए हैं वो सारी चीज़ें फॉलो की है। इस वजह से हम लोग अभी तक सेफ हैं। हमने बोला अंदर रहिए, अंदर रहते हैं, बाहर ना निकलें, इमरजेंसी में ही निकलें, ऐसे ही निकलते हैं, बाकी कोई नहीं निकलता बाहर। चुनौतियां भले ही विकराल हों, लेकिन ये बात अपने आप में सच है कि अगर गांव-गांव तक जागरूकता की मशाल को सही से जलाया जाए तो महामारी की रफ्तार को न सिर्फ थामा जा सकेगा बल्कि लाखों लोगों की जान भी बचाई जा सकेगी। क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा मंत्र सुरक्षा और जागरूकता है। अगर इस हथियार का महामारी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए तो आने वाले खतरे को टाला जा सकता है। और एक बेहद अहम खबर, रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की दूसरी खेप भारत पहुंच चुकी है। हैदराबाद में एक विमान के जरिए ये वैक्सीन पहुंची है, जिसे एयरपोर्ट पर पूरी सावधानी से उतारकर आगे भेजा गया है। उम्मीद है कि स्पुतनिक वी के पहुंचने से भारत में चल रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम में और तेजी आएगी। A second batch of the Sputnik V has landed in Hyderabad today. We are very happy to see that the Russian-Indian joint fight against the COVID-19, which is one of the vital areas of our bilateral cooperation nowadays, देश को बेहतर तरीके से चलाने वाली बाबूशाही यानी सिविल सेवा के अधिकारी कोरोना काल में अपनी जिम्मेदारी को निभा ही रहे हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी के साथ साथ आम लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए अपने तरीके से अलग अलग और अनूठे प्रयास भी कर रहे हैं। 32 केंद्रीय सेवाओं से जुड़े अधिकारियों ने आम लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए करुणा नाम से एक अलग समूह बनाया है। अप्रैल 2020 में बने अधिकारियों के इस समूह ने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई, लोगों की मदद के लिए आपस में सहयोग किया है और करुणा यानी कि सिविल सर्विसेज एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर को पीएम मोदी की अपील पर केंद्रीय सेवाओं से जुड़े अधिकारियों ने जनसेवा के लिए तैयार किया। कोरोना की इस दूसरी लहर आई तो करुणा का पूरा ध्यान लोगों के मेडिकल केयर पर केंद्रित रहा है। करुणा का अपना एक पोर्टल है जिसमें कोविड से जुड़ी मेडिकल सप्लाई के बारे में सारी जानकारियां मौजूद है। karunaindia.org पोर्टल के जरिए इस समूह तक पहुंचा भी जा सकता है। इसके अलावा प्लाज्मा दान की मुहिम तेज करने के लिए करुणा ने दिल्ली में ILBS अस्पताल के साथ साथ एक मुहिम भी शुरू की है। साथ ही साथ लोगों को मुफ्त डॉक्टर की सलाह के लिए ई-सेहत नाम से मुफ्त टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी शुरू की गई है। इतना ही नहीं, इस समूह ने हंगर हेल्पलाइन भी शुरू की है। 7031234404 नंबर पर देश भर में कहीं से भी फोन किया जा सकता है, मुफ्त खाना मंगवाया जा सकता है। हर तरफ हो रही तबाही और कोरोना महामारी की वजह से मचे हाहाकार के बीच अब कुछ लोग इस दौर में अपना नाम गिद्धों की जमात में लिखवाने पर आमादा हैं। ताजा वाकया सामने आया है मुंबई से, जहां क्राइम ब्रांच ने ऐसे ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप यह है कि ये दोनों मुंबई के साकिनाका इलाके में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक ऑक्सीजन सिलेंडर इस वक्त अत्यंत आवश्यक सेवाओं की सूची में शामिल है, लिहाजा उसको बेचने के लिए अब लाइसेंस की जरूरत होती है। लेकिन पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है उनके पास ऐसा कोई लाइसेंस नहीं, लिहाजा अब पुलिस इस मामले में पूरी जांच पड़ताल कर रही है, इनसे पूछताछ कर रही है। एक तरफ तो कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकारें एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तमाम कोरोना योद्धा अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर भी जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कोरोना महामारी के हाहाकार के बीच लापरवाहियों की इंतहा पार करते दिखाई दे रहे हैं और सारी कोशिशों पर इनकी ये हरकत पानी फेर देती है।
मुंबई के ही नजदीक विरार से ऐसी ही चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। विरार के ही पास एक गांव सकवार में एक शादी में सैकड़ों लोग जमा हो गए, जबकि कोरोना के कायदे कानून के तहत शादी में सिर्फ 50 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत है। लेकिन इस शादी में किसी बात पर हुई झड़प के बाद सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए और कोरोना के सारे नियमों की धज्जियां उड़ाने लगे। ये चौंकाने वाला वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, स्थानीय प्रशासन भी सवालों के घेरे में आ गया। कोरोना महामारी के इस आफत के दौर में जिस वक्त हर कोई खुद को और अपनी हिफाजत की फिराक में किसी महफूज जगह पर जाने और रहने की कोशिश में लगा हुआ है, ऐसे में कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जिन्होंने हाहाकार के इस तूफान के बीच लोगों को हौसला देकर उनका मनोबल बढ़ाने की ठानी है और इसे अपना फर्ज समझ लिया है। ऐसे ही एक कोरोना योद्धा हैं लवली सिंह। आईटीबीपी के कांस्टेबल लवली सिंह ने कोरोना की वजह से परेशान लोगों को हौसला देने के लिए गाना गाया है, जिसे सुनकर हर कोई लवली सिंह की तारीफ कर रहा है। पिघला दे एक बड़ी खबर टाउटे तूफान से जुड़ी हुई है। कर्नाटक में टाउटे तूफान की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा कर्नाटक के तटीय इलाकों में 73 गांव टाउटे तूफान से प्रभावित हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कर्नाटक के 6 जिले में भारी बारिश हुई है। हालात से निपटने के लिए कर्नाटक के प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में भी चक्रवाती तूफान टाउटे से बड़े नुकसान की खबर है। जानकारी के मुताबिक दोनों जिलों में समुद्र के किनारे के गांव में कई मकानों पर पेड़ गिर गए, नुकसान हुआ है। इसके अलावा इन इलाकों में बिजली के खंभे गिरने की वजह से बिजली सप्लाई भी ठप हो गई है। दोनों जिलों में ज्यादातर नारियल और आम के पेड़ों को ही नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें लोगों को डरा रही थी। प्रशासन ने भी अब समुद्र के किनारे जाने पर रोक लगा दी है और कल से ही दोनों जिलों के तटीय इलाकों में रुक रुक करके लगातार बारिश भी होती जा रही है। टाउटे चक्रवात ने महाराष्ट्र के समुद्र किनारों का काफी बड़ा नुकसान किया है। मैं अभी साउथ कोकण में हूं, जहां पर सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट आता है। यहां पर सिंधुदुर्ग जिले के जो शिरोडा गांव है वो आखिरी गांव है। यहां से आगे गोवा राज्य का जो है वो शुरुआत होता है। एक सीमा पर गांव है और सबसे पहले जो चक्रवात आया है वो यहीं से गुजरा है उत्तर महाराष्ट्र की तरफ। हम अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना गंभीर स्वरूप जो है समुद्र ने यहाँ पर निर्माण किया है। अब हाई टाइड की वक्त है और इस वक्त काफी बड़ी बड़ी लहरें जो है तूफान में उछलती हुए हमें यहाँ दिख सकती है। किस तरह से हालत यहाँ पर निर्माण हुई है, काफी गंभीर परिस्थिति जो है यहाँ पर निर्माण हुई है। इस बड़ी बड़ी लहरों के साथ साथ तेज हवाएं जो है सुबह से ही यहाँ पर चल रहे। कल रात भर काफी मूसलाधार बारिश जो है सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिलों में हो चुकी है। कोरोना से जंग के बीच अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ने भारत में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक टाउटे नाम का ये तूफान गोवा तक पहुंच चुका है, जबकि
18 मई तक ये गुजरात में समंदर के तट से टकराएगा। कर्नाटक में भी तूफान के असर से तेज बारिश हो रही है, जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर है। तूफान से पहले केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और वायुसेना तक को तैयार कर लिया है। वहीं मुंबई में भी तूफान के असर का अंदाजा लगाते हुए एक कोविड सेंटर के मरीजों को अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। कोरोना के बीच टाउटे तूफान की दस्तक। गांव पहुंचा चक्रवाती तूफान टाउटे। चक्रवाती तूफान के लिए तैयारियां तेज। गोवा के समंदर में उठती तेज लहरें और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश बताती है कि देश में चक्रवाती तूफान टाउटे दाखिल हो गया है। गोवा में दस्तक देते ही इसके असर से सड़कों पर कई पेड़ गिर गए, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब ये चक्रवाती तूफान पूरी ताकत से गुजरात और महाराष्ट्र से टकराएगा तो क्या हाल हो सकता है। यही वजह है कि गोवा में तूफान के आने से पहले ही बीच खाली करवा लिए गए और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई। इस वक्त हम खड़े हैं पणजी के मिरामार बीच पे और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तेज बारिश हो रही है। गोवा की कई जगहों पे साइक्लोन टाउते का खतरा देखा जा रहा है, जिससे मद्देनजर रखते हुए गोवा के बीच पर लोगों की सुरक्षा के लिए बीच को पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है और साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। अगर आपातकालीन स्थिति आती है तो तुरंत ही उस पर काबू पाने का काम किया जा सकता है। हवाई मार्ग से भी समुद्र के आसपास के इलाकों पर नजर रखा जा रहा है। साथ ही हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो मेरे हैं यहाँ पे लाइफ गार्ड भी खड़े हैं। अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो यहाँ पे पूरी तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कर्नाटक में भी पिछले 24 घंटे में 6 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई, जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत होने का एसडीआरएफ ने दावा किया है, जबकि 73 गांव में नुकसान पहुंचने का दावा किया गया। उधर तूफान के मुंबई से टकराने की भी जानकारी मौसम विभाग ने जारी की है, जिसके बाद समंदर किनारे अलर्ट जारी कर दिया गया और खास प्रबंध किए गए हैं। साथ ही मछुआरों को 3 दिनों तक समंदर में नहीं जाने के आदेश दिए गए। अरबी समुद्र में उठे तूफान के बाद मुंबई हाई अलर्ट पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय हम कुलाबा में खड़े हैं, जहाँ पर ये जो मच्छीमार इलाका है, यहाँ इनकी सारी जो बोट्स हैं इन्हें किनारे पर लेकर आया गया है। साथ ही बीएमसी और पुलिस की यहाँ पर निगरानी रखी गई है। 300 नाव ऐसी हैं, 300 बोट ऐसी हैं जिन्हें किनारों पर बांध दिया गया है। एहतियातन तेज हवा और बरसात की आशंका मौसम विभाग ने जताई है, जिसके बाद बीएमसी की ओर से ये कदम उठाया गया है। यही नहीं, मुंबई में तूफान के असर वाले इलाकों में मौजूद कोविड सेंटर में इलाज करवा रहे करीब 250 से ज्यादा मरीजों को जल्द से जल्द दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। मरीजों को भी अलग अलग अस्पतालों में भेजा जा रहा है। हॉस्पिटल जो डेंजर बीकेसी खंडरपड़ा उधर से सब पेशेंट सेफली और अच्छी तरह शिफ्ट किया गया है। साफ तौर पर कोरोना के जो मरीज हैं उन्हें भी अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। टाउटे तूफान की वजह से इसके असर वाले राज्यों को ज्यादा नुकसान न पहुंचे, इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र और गुजरात के सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और तैयारियों के बारे में जाना। इससे पहले तूफान के खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने भी बैठक कर तूफान के असर वाले राज्यों में तैयारियों के बारे में जाना और राहत और बचाव के सभी इंतजाम समेत लोगों की सुरक्षा करने के निर्देश भी दिए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में टाउटे तूफान का 5 राज्यों केरल, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में असर होगा, जबकि 18 मई को ये गुजरात के पोरबंदर और भावनगर के बीच तट से टकराएगा। इस दौरान 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी, जबकि गुजरात के सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा असर होने की आशंका जताई गई है, जिसे देखते हुए गुजरात में एनडीआरएफ की 5 टीमें तैनात कर दी गई हैं। साथ ही मछुआरों के समंदर में जाने पर रोक लगा दी गई।
ये वो इलाका है जहां सबसे ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती है। इसके चलते प्रशासन ने पूरे एहतियात बरते हैं, सभी प्रकार की जो व्यवस्था है वो कर दी है। राजूला और जाफराबाद तहसील के लगभग 23 गाँवों को अलर्ट पे रख दिया है और अगर लोगों को यहाँ से वहाँ ले जाने की नौबत आती है तो उसके लिए भी प्रशासन तैयार होने का दावा कर रहा है। चक्रवाती तूफान को देखते हुए सुरक्षा बल और वायुसेना ने भी कमान संभाल ली है। नौसेना और एनडीआरएफ की टीमें तूफान के असर वाले इलाकों में तैनात कर दी गई हैं, जबकि 16 विमानों और 18 हेलीकॉप्टर को किसी भी जरूरत के लिए तैयार रखा गया है।